Hello, guys. This is Sir Mahad Amir, and thank you so much that you're watching this lecture of gravitation. I hope you benefited from a lot. Just a small little request: share it with all your friends, students who are doing A levels, O levels, whichever lecture you're watching. Share my website as much as you can. It keeps me motivated. The views keeps me motivated, and I hope all of you get an amazing ANA star in your upcoming results. And whenever you're going to give your A levels, you get an amazing result. See you. Enjoy the lecture. हेलो गाइस, वेलकम बैक. दिस इज सर महाद आमिर एंड आज सर जो हम बात करने लगे हैं दैट इज गोइंग टू बी अंडर द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन A2 लेवल्स चैप्टर नंबर 2. इस चैप्टर की प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट इज सर्कुलर मोशन. अगर किसी बंदे ने सर्कुलर मोशन अभी तक नहीं पढ़ा, देयर आर 7 लेक्चर्स. आप उन लेक्चर्स को देख के इस लेक्चर पे मूव करें, वरना आपको कोई भी बात किसी भी तरीके की समझ नहीं आएगी. अच्छा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने डिस्कस करनी है और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी करना है. थोड़ी सी हम लोग सिलेबस रिलेटेड बात कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इस चैप्टर को किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे. हमारे पास ग्रेविटेशन के चैप्टर के अंदर जो है देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, कि होती क्या है, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं. सबसे पहले तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है. हम लोग पढ़ते हैं कि पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, द मास ऑफ द स्फीयर में भी कंसिडर द पॉइंट मास. की पॉइंट मास की वर्किंग समझते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे. ये हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा, ठीक है. सर्कुलर ऑर्बिट्स, फील्ड्स, एक्सेलरेशन वगैरह, इसमें सर्कुलर मोशन को लिंक भी करेंगे और फिर सैटेलाइट्स वगैरह की वर्किंग करेंगे. ये भी हमारा जो है अपकमिंग लेक्चर्स में ये टॉपिक रहेगा, ठीक है. फिर हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81. इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग करेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो इस चैप्टर के एंड तक हम लोग यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे. तो ये कुछ बातें जो हम लोगों ने करनी है. ये पूरे चैप्टर का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड्स है या फिर ग्रेविटेशन. तो वर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन से हमारे जहन में आता है सर ये तो कुछ बात ग्रेविटी रिलेटेड हो रही हो. तो आप बिल्कुल गलत नहीं है, बात कुछ ना कुछ हद तक ग्रेविटी रिलेटेड हो रही है और उससे बहुत ज़्यादा एडवांस ही बात इस चैप्टर में हो रही होगी. सबसे पहले सर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक अर्थ है, ठीक है, और जो हमारी अर्थ है ये हर मास को जो अर्थ की फील्ड में एग्जिस्ट करता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. इस बात में किसी को कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि यही बात हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट अर्थ attracts all the objects towards itself. ये हमारी बहुत ही बेसिक बात जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे होते हैं या हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. बट हालांकि ये बात ट्रू है, बट इट इज 50% ट्रू, बिकॉज दुनिया में, यूनिवर्स में, पूरी कायनात में हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. ईच मास इन द यूनिवर्स, ईच मास इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी मास इन द यूनिवर्स. तो हर मास हर दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है. जैसे कि मैं इस लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा हूं, लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इस बैग को अट्रैक्ट कर रहा हूं, वॉल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं वॉल को कर रहा हूं. तो ये जो हर मास, दुनिया का हर मास जो एग्जिस्ट करता है इज अट्रैक्टिंग द एवरी अदर मास दैट इज देयर इन द यूनिवर्स. सर मैं मून को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मून मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है. मैं सन को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सन मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है. मैं इस चार्जर को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये चार्जर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है. मैं इस कप को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. सर ये माइक मुझे, मैं माइक को, सर हर चीज हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है. ईच मास इज अट्रैक्टिंग द अदर मास एंड दैट इज बेसिकली
what we got to know from सर आइजैक न्यूटन। और इस पे सर आइजैक न्यूटन ने काफी थ्योरी दी और इस पे बहुत सारी बातें की। पर हर मास जो है वो जो दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है वो सेम फोर्स से भी कर रहा है एंड डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। This is the perfect example of Newton's third law of motion, that every mass, each and every mass is attracting the other mass by the same force, opposite in direction. For example, I am attracting this camera that you can watch, you are watching me from let's say a force x. तो a camera is also attracting me from the force x. सर ये दोनों forces x हैं, दोनों की direction एक दूसरे के opposite है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर की बुनियाद है दैट हर मास हर दूसरे मास को एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बातें इसमें कर रहे होंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन सर हम लोग और दो तीन बेसिक बातें कर लेते हैं। हमारे पास जब हम सर आइजैक न्यूटन की थ्योरीज को अब डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि सर ये जो मासेस हैं ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल लार्जर मासेस में हमारे पास अर्थ आ जाती है, वी हैव गॉट द सन, वी हैव गॉट द प्लैनेट्स। और अगर मैं स्मॉलर की बात करूं तो स्मॉलर में सर इंसान, ह्यूमंस, और स्मॉलर में तो सर कोई लिमिट नहीं है ना, चूंटी भी हो सकती है। तो सर ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ये हर ऑब्जेक्ट के हो जिसका कोई भी मास हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए एप्लीकेबल होती है दैट एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी मास दैट इज प्रेजेंट एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने हमें दिया, और सर आइजैक न्यूटन ने हमें कहा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि सर अगर हमारे पास दो मासेस हैं और अगर वो दो मासेस एक डिस्टेंस r पे सेपरेटेड हैं कंसिडरिंग देयर पॉइंट मासेस, सर इन दो मासेस के बीच की जो अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सर सुनिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट इफ there are 2 point masses, they attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses. So the more the mass, the more the gravitational force between them. सर इनमें से अगर एक भी मास बड़ा होगा तो उनकी प्रोडक्ट तो बड़ा आंसर देगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द 2 point masses, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द 2 point masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा मास होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का बढ़ जाए बड़ी अच्छी बात है, एक का बढ़ जाए बड़ी अच्छी बात है, एक का भी ना बढ़े बड़ी गलत बात है। तो सर अगर दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास बढ़ेगा तब भी उन दोनों के दरमियान फोर्स बढ़ेगी, दोनों का मास बढ़ना शुरू हो जाएगा तो लाजमी सी बात है दोनों अगर लार्जर मासेस हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स होगी। और सर अगर हमारे पास यहां तक बात क्लियर है तो सेकंड बात इस स्टेटमेंट की ये है, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, लेट्स से आई सेपरेट देम बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो दे वुड एक्चुअली द फोर्स वुड रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अगर मैं इनको डबल 2 मीटर दूर करता हूं, डबल डिस्टेंस करता हूं, तो जो फोर्स है दैट वुड रिड्यूस डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ 4 इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है। अगर मैं इनको 3 गुना दूर कर रहा हूं तो जो ग्रेविटी की फोर्स है दैट वुड रिड्यूस डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ 9। सो हमारे पास इस जुमले पे दोबारा वर्किंग करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट 2 point masses attract each other with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their
separation या square of the distance between them. बेटा that is what Sir Isaac Newton's law of gravitation states कि सर दुनिया जहां मैं रहूं, दुनिया से बाहर चला जाऊं, यूनिवर्स में चला जाऊं, स्पेस के किसी दूर कोने में चले जाऊं, किसी बहुत दूर के स्टार पे चले जाऊं, that star is attracting me, my planet, my sun with a force, and that force can be is that force is directly proportional to the product of the masses that that star and my planet had, and is inversely proportional to the square of the distance between them. That is Newton's law of gravitation. कि सर दो मासेस अगर दो मास एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, and that attraction is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this distance is usually represented by the symbol r. ये रेडियस नहीं है, ये इस सेपरेशन का सिंबल हम लोग r रिप्रेजेंट करते हैं. सर हम जो अब इन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को जोड़ते हैं तो वी एंड अप गेटिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल जी, एंड दिस कांस्टेंट इज नन अदर देन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है ये कैसे आया, क्यों आया, इस चीज़ की तस्करा हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है. अच्छी सी चीज़ है हमारे पास, ये अच्छा कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड. आई वाज स्टडिंग इट जब मैं आज से 3-4 साल पहले, तो इट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है. किसी दिन हमारे पास टाइम होगा तो विल डिस्कस दिस. बट अगेन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय 6.67 times 10 to the power of -11, and the SI unit is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका SI बेस यूनिट भी निकाल सकते हैं. दैट फोर्स इज kg/-2. दो मासेज हैं, दोनों kg में जो है रिप्रेजेंट किए जाएंगे. एक रेडियस स्क्वायर्ड है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास इस kg से ये kg कट जाएगा. यू वुड बी लेफ्ट विथ kg m³ kg-1 m³ s-2 एंड दैट्स इट. ये आपके पास रह जाएगा. ठीक है जी, ये इसका ऐसा ही बेस यूनिट है. और अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने न्यूटन की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो न्यूटन में लिखने के लिए बेटा हमें जो है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो है केजी से कराना पड़ेगा. तो केजी को अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगा केजी को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास kg m/-2 अलग कर दूंगा. ठीक है, ऊपर एक kg-1 ऑलरेडी मौजूद था. ठीक है, m² भी मौजूद था, तो ये हमारे पास यहाँ मैं थोड़ी वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा न्यूटन. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास m² रह जाएगा. kg-1 ऑलरेडी था और kg-1 एक नीचे आ गया था, kg एक नीचे आ गया था, ये ऊपर जाके जो है kg-1 बना देगा. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. ठीक है, ऐसे तो SI बेस यूनिट्स कभी पूछे नहीं है इसके, बट अगेन पूछे जा सकते हैं. बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है. अच्छा ये नहीं पूछेगा कि यहाँ न्यूटन कैसे आया, ये मैंने आपको सिखा दिया कि न्यूटन लाने के लिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया kg से. सेम बात है, कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है. पर उसके SI बेस यूनिट्स में हम लोग के पावर kg की पावर नेगेटिव बना रही होती है. खैर, मूविंग बैक टू द टॉपिक. सर हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये बात स्टेट करता है दैट force of attraction between any 2 point masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहां पे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी पॉइंट मास की. इस स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट मास को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ी सी देर में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी. इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, बट आई विल क्लियर इट टुडे. बिफोर क्लियरिंग दैट हम थोड़े से सवालात को देखेंगे कि सर अगर मैं बात कर रहा हूँ सन और अर्थ की, तो सन और अर्थ एक दूसरे को किस अट्रैक्शन से जो है पुल करते हैं. व्हाट इज द फोर्स दैट इज पुलिंग सन एंड द अर्थ, एंड व्हाट इज द एंड उसका क्या मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको बड़े आराम से निकाल लेते हैं. तो वी हैव गॉट सम कॉन्स्टेंट्स ओवर हियर दैट यू विल बी सीइंग अगेन एंड अगेन. दैट द मास ऑफ द सन इज दिस, so 2 times 10 to the power 30, that is the mass of the sun, whereas 6 times 10 to the power 24, that is the mass of the earth. ठीक है, ये बहुत अच्छा
प्रूफ्ड मास है, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से प्रूव किया गया है, इसकी पूरी थ्योरी है, वो अगेन नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 किलोमीटर्स। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स अर्थ और सन के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना चाहूँ तो हमारे पास फॉर्मूला है G m1m2/r², वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये हम लोगों ने जो है फॉर्मूला स्टेट कर दिया, ठीक है। हमारे पास G की वैल्यू होती है 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11। मास ऑफ अर्थ इज सन इज 2 टाइम्स 10 टू द पावर 30। मास ऑफ अर्थ इज 6 टाइम्स 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि किलोमीटर्स है, एंड देन यू हैव टू स्क्वायर दैट। हम इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में प्लग इन करते हैं। 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24, and the whole thing is to be divided by 1.5 times 10 to the power of 8 and 3 is 11, and then square that. So you will get a value that is equal to 3.56 times 10 to the power of 22. सर ये हमारे पास आ रही है फोर्स दैट इज देयर between the earth and the sun. This is a very, very large amount of force, huge amount of force. Since earth और sun का जो mass है exceptionally large है, तो इनके दरमियान जो force of attraction होती है that is also going to be exceptionally large. बहुत ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इफ यू लुक एट दैट वेरी क्लोजली, इसके आगे पाइस जीरो लगाएंगे, इट वुड बी वेरी 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 बिग। तो हमारे पास हमें इस बात से ये पता चलता है दैट जो हमारे लार्जर मासेस, those larger masses attract each other by a very 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 big significant amount of force compared to the smaller masses। अभी smaller masses पे मूव करता हूं, तो ये जो सन का मास है दिस इज, अच्छा इस बात को भी आप समझिएगा दैट द मास ऑफ द सन इज अराउंड 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 हमारे पास 33333 टाइम्स ऑफ अर्थ। अराउंड सर अप्रोक्सीमेटली जो मास ऑफ सन है वो 3,33,333 गुना ज्यादा है अर्थ के मुकाबले में। मतलब अगर सन में बात करूं तो 3,33,333 अर्थ्स सन के मास में आ सकती हैं। तो दिस जो सन है उसके सामने अर्थ ना पुन्नू सी होती है, बिल्कुल 3,33,333 गुना बड़ा है सन, बहुत बड़ा है, ठीक है। सन इज वेरी बिग। तो इस वजह से जो है, अच्छा अगेन सर ये तो फिर एक मास बड़ा है, तो भाई एक भी मास बड़ा होगा तो हमारे पास जो अट्रैक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के इक्विवेलेंट है ना। तो ये आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। एक चीज और देखिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने दो चीजें अज्यूम की होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब भी हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी अज्यूम दो थिंग्स, और वो क्वेश्चन में भी बताई होती हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज वी अज्यूम दैट दे आर पॉइंट मासेस। सबसे पहली चीज पॉइंट मासेस हम अज्यूम कर रहे होते हैं, दैट्स नंबर वन। एंड सेकेंड इज वी अज्यूम दे आर आइसोलेटेड बॉडीज। असल में आइसोलेटेड बॉडीज से मुराद ये है कि देखिए डेफिनेटली अब हमारे पास और भी बॉडीज, इंटरस्टेलर बॉडीज मौजूद हैं स्पेस में। मून है, वी हैव गॉट जुपिटर, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स, अ लॉट ऑफ स्टार्स, एवरीथिंग, एंड दे आर आल्सो अप्लाइंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स आवर प्लैनेट्स एंड डेफिनेटली अर्थ और सन के ऊपर भी। तो उसकी वजह से जो वैल्यूज होती है दे कैन वेरी अ लिटिल बिट, बट येट अगेन हम ये दो चीजें अज्यूम करते हैं दैट द all the bodies that we are considering in that particular calculation, they are point masses and they are isolated bodies। तो ये हमारी assumption है जो हम लोग रखते हुए ये सवालात को सॉल्व कर रहे होते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी परेशान होने की चीज नहीं है। अच्छा, yet again let's take an example, calculate the gravitational force between, let's say we have got a person named Haris
and let's say we have got a person named Zoya, ठीक है. I usually in my classroom ना I fill it out with the name of students जो भी थोड़ा तंग कर रहे होते हैं या enjoy कर रहे होते हैं, तो it's a good activity, मज़ा आता है, ठीक है. So calculate the gravitational force between these two people. अब सर अगर मैं अब they're smaller masses compared to, लाजमी सी बात है, अर्थ और सन के कंपैरिजन में तो सर ये नेग्लिजिबल भी मासेस नहीं है ना. तो बट लेट्स सी सर, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है जी. हमारे पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 टाइम 10 टू द पावर -11 हो जाएगी. द मास ऑफ वन पर्सन इज 72, द मास ऑफ द सेकेंड पर्सन इज 60 एंड दे आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर्स. सर ये 10 जो है हमारे पास का स्क्वायर हो जाएगा. तो वी गोना गेट द वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर -11 multiplied by 72 multiplied by 60 and the whole thing is going to be divided by 10 squared. आपके पास जो वैल्यू आएगी that is going to be 2.8 या 2.9 कर लेते हैं इसको 10 to the power -9. सर 0. सर 2.9 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.000000029 न्यूटन. सर ये फोर्स है जो दो इंसान आपस में लगा रहे हैं. सर ये इतनी कम है, इतनी कम है, तभी ये कैलकुलेटर आके वो चिट्ठी वाला काम नहीं होता. वो रोबोट मूवी ना, चिट्ठी अगर चिपक जाता है तो वो काम इस वजह से नहीं होता, because the magnitude of the force that is actually there between the masses is so small that is very very small. अब मैंने let's suppose यहाँ पे जो है दो masses लगाए हुए हैं, ठीक है, and they are separated by a distance of 10 meters, around 10 meters. तो हमारे पास एक mass 72 है, the other one is जो है 72 and other one is जो है 60. the we were doing it. तो हमारे पास अब लेट्स सपोज देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा हो गया, वरना जो है एक्चुअल आंसर आ रहा होता, ठीक है. ये 10 मीटर से थोड़ा सा, अच्छा ये मास नहीं 10 मीटर हो ही नहीं सकता बेटा, बिकॉज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट आई कैन गेट इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन इज लेस देन 10. वो हमारे पास जो है 9 ही है. देखिए मास अब 8 से आगे नहीं बढ़ रहा. बट अगेन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट. वो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था दैट अगर हमारे पास ये दो मासेज हैं, लेट्स से मैं मास का साइज बढ़ाता हूँ, इफ़ आई इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मास, तो एक भी मास बढ़ाने से यू कैन सी दैट कि जो एरो है, जो अट्रैक्टिंग एरो है, उसका मैग्नीट्यूड दोनों मासेज पे सेम है. ब्लू वाला मास भी सेम फोर्स लगा रहा है एंड द रेड मास इज ऑल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स. तो जो अगर मैं एक भी मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वली बढ़ेगा. तो जो बात मैंने आपको बताई दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसी बात से हमने जो है ना ये सारी वर्किंग जो है कंप्लीट की है दैट इफ यू इंक्रीज द मासेस, सर फोर्स बढ़ती जाएगी, लाजमी से प्रोडक्ट हो रहा है, और अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा तब भी फोर्स का एरो का साइज बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the masses and inversely proportional to the square of the separation that is in between them. ठीक है. लास्ट बात सर हम जो आज के लेक्चर की करेंगे that is going to be the under the heading of the point mass and the what is point mass. ठीक है. Although ये point mass की वर्किंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में करेंगे, since we have to cover the concept of what is gravitational field strength, but सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए बात कर रहा हूँ that हमारे पास क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 किलोमीटर्स. तो बिकॉज टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय सच अ लार्ज डिस्टेंस कि अगर मैं उस डिस्टेंस को कंपेयर करूं, लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि यू आर लुकिंग, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ looking at a very 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 far away building, you would see the building as a dot. Similarly, आप opposite side पे देखें and then you see a very 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 far away building, you would assume that building as a dot.
तो इफ यू कंपेयर द डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में है, तो सन और अर्थ हमें कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, दे अपीयर एज अ डॉट। जब मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की कंसिडरेशन में उनको इमेजिन करता हूं या देख रहा होता हूं, दैट्स व्हाई वी अज्यूम देम एज पॉइंट मासेस। अलबत्ता दैट्स एन अजम्पशन, ठीक है। ये बात यह है कि सारा मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, पर वो इवेंचुअली जो है सेंटर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है या सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है। ऑल मास इज कंसेंट्रेटेड ऑन द सेंटर। तो ये अजम्पशन, और इससे कोई कैलकुलेशन में फर्क भी नहीं आता, तो इतनी ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। सो मास पॉइंट या पॉइंट मास का ये मतलब होता है, व्हाट इज द पॉइंट मास, ये क्वेश्चन होता है दैट ऑल द मास इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो इसको क्यों हम लोग इस तरह अज्यूम करते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, तो हमारे वो एक डॉट जो है नजर आ रहे होते हैं। ऑन दैट नोट, दैट इज इट फॉर लेक्चर नंबर 1 ऑन ग्रेविटेशन. Inshallah, in the next class, we'll be starting off what is gravitational field strength and what is going to be the values of G and everything. And बहुत सारी हम लोग अच्छी अच्छी वर्किंग, बहुत डिटेल वर्किंग इसमें जो है अगले क्लास में करेंगे। तो इस लेक्चर को बहुत सुकून से समझिएगा। विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ये चैप्टर नहीं हो सकता। और